Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing MCQs for term 1 of unit 2 subpart B law of contracts. So let's get started. First question is an offer lapses by dash. A discharge, B revocation, C performance, D breach. तो जो हमारा ऑफर है उसको हम कैसे खत्म करते हैं? बाय ऑप्शन बी दैट इज रिवोकेशन. रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन को हम विदड्रॉल भी बोल सकते हैं, विदड्रॉल भी बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम. और रिवोकेशन होता क्या है? रिवोकेशन मीन्स कैंसलेशन ऑफ द एग्रीमेंट या फिर स्टेटमेंट. अब कोई हमें ऑफर देता है तो हम उसे विदड्रॉल मतलब उससे पीछे हट सकते हैं. तो वही बात बोल रहा है, एन ऑफर लैप्सेस बाय विदड्रॉल या फिर रिवोकेशन, बात एक ही है. और एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जो ऑफर है वो कब रिवोक हो सकता है. मतलब ऐसे आएगा क्वेश्चन, एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर डैश. तो कब ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? बिफोर एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. When certain terms or all terms of a contract are cancelled, it is known as A. rescission, B. waiver, C. merger, D. novation. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज रेसिशन. हमें समझ आ गया रेसिशन क्या होता है? जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के सर्टेन टर्म्स या फिर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं उसे बोलते हैं रेसिशन. अब जो हमारा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट है उसमें 6 टाइप्स के हमें ऐसे बताए हुए हैं कि कैसे कैसे होते हैं. तो पहला तो है नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर. मैं एक बार इनको आपके मीनिंग बता देती हूँ. तो किसी भी ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं 6 टाइप में से. जैसे ये बना है रेसिशन, उसमें 6 टाइप्स के हैं तो 6 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कैसे भी. तो फिर आपको पता होगा कि इनका मतलब क्या है. तो कैसा भी क्वेश्चन बने उनसे आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे. तो फर्स्ट है नोवेशन. नोवेशन का मतलब क्या होता है? जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से. जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से तो उसे बोलते हैं नोवेशन. हमें पता चला है ना, नोवेशन से ही, वर्ड से ही, न्यू मतलब रिन्यू हो रहा है तो नोवेशन. रेसिशन का हमें पता ही चल गया, जब सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल. ऑल्टरेशन, अब ऑल्टरेशन हमें वर्ड से ही पता चल रहा है. ऑल्टरेशन मतलब कुछ चेंजेस. जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफाई किया जाए पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों पार्टीज का सहमति होनी चाहिए उस चीज पे. ठीक है. रिमिशन मतलब जब एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस बट टू अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस. रिमिशन का मतलब यही होता है कि जब एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स. ठीक है. वेवर का मतलब होता है जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो अबंडन कर दें एक दूसरे की म्यूचुअल राइट्स को. मतलब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अबंडन देयर म्यूचुअल राइट्स. मर्जर लास्ट है. मर्जर का मतलब हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जब सर्टेन टर्म्स या ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर दिया जाता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में. मर्जर मीन्स मर्ज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे में डाल देते हैं, मर्ज कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The objective of awarding damages by the court is to put the injured party in the same position as he would have been if the contract had not been breached. This is known as A. Doctrine of restitution, B. Doctrine of retribution, C. Doctrine of election, D. Doctrine of less pendants. तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. 2 पर्सन है A एंड B. बी के घर में शादी है तो बी ए को बोलता है कि भाई तू 15 नवंबर को ना मेरे घर पे 40 कट्टे चावल के पहुंचा दियो, मेरे घर में शादी है. तो ए बोलता है हाँ भाई ठीक है मैं पहुंचा दूंगा. लेकिन 15 नवंबर को जो ए होता है वो सिर्फ 30 कट्टे ही चावल के पहुंचाता है बी के घर. तो अब बी को लॉस हुआ है तो बी को हक है डैमेजेस को मतलब उससे डैमेजेस को इंटाइटल करने का. किससे? ए से. तो जो हमारा कोर्ट है वो अफेक्टेड पार्टी को डैमेजेस प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन. और क्यों करता है कि जिसने ए, जैसे अब ए ने, उसे भी तो लॉस का पता चलना चाहिए कि भाई तूने ये ब्रीच करा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको सेम पोजीशन में डालने के लिए. ठीक है. तो ये जो होता है डैमेजेस को भरना,
तो ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन. ज़्यादा इस पे नहीं करेंगे, समझ आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. Question number 4. Aman contract to take in cargo for bid to at a foreign port. The government of Aman's country afterward declare war against the country in which the port is situated. A. The contract cannot become void when war is declared. B. The contract become partly void when war is declared. C. The contract become void when war is declared. D. The contract is valid under all conditions. तो इसका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन वॉर इज डिक्लेयर्ड. क्यों होगा? क्योंकि हमने डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में एक चीज पढ़ी थी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर का, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ही जब नहीं रहेगी, उसका डिस्ट्रक्शन या डेथ या इनकैपेसिटी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट जिसके हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस थिंग का, वो ही एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर आउटब्रेक ऑफ वॉर, या फिर अमेंडमेंट या लॉ में कोई चेंज. तो ये चीज़ें होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा सीधे सीधे वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Ravi agrees to give rupees 5,000 to Sam if he wins the online Ludo game with him. Sam agrees to pay the same amount to Ravi if he wins the game. A. This contract is invalid as it amounts to wagering. B. This contract is invalid as online Ludo is banned. C. This contract is valid as it is a contingent contract. D. The contract is valid as there is reciprocal promise. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो रहे हैं. रवि ने एग्री किया, मतलब 5,000 मैं तुझे दूंगा जब मैं जीतूंगा, और सैम ने एग्री किया कि मैं जीतूंगा तो मैं तुझे दूंगा. तो रेसिप्रोकल प्रोमिस किस में होते हैं, हमारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनवैलिड. तो इसका आंसर सीधे सीधा हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड एज इट अमाउंट्स टू वेजरिंग. क्वेश्चन नंबर 6. Herbicure Limited, a paint manufacturing company, advertised their soil-proof paint, Maricuran, and claimed that the coating of this paint would prevent termite attack for a minimum period of 2 years after applying the paint. The company also claimed that it would give a reward of rupees 10,000 to anyone who purchased the paint and followed the instruction for the application of the paint and still got a termite attack. The company deposited an amount of rupees 10 lakhs in State Bank of India towards the reward. Miss Shruti, upon seeing the advertisement, purchased the paint and applied it as per the instruction. Within a year of applying the paint, she saw a termite attack on her wall. What established the fact that the company had any real intention to enter into a legal relationship with anyone who accepted the offer? A. The offer of a reward of rupees 10,000. B. Putting up of the advertisement. C. Deposit of the rupees 10 lakhs in the bank. D. Instruction given in the advertisement. तो जो ये क्वेश्चन है ये हमारे किससे रिलेटेड है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो हमारा केस था उससे ये रिलेटेड, मतलब सेम ही है, बिल्कुल सारा सेम ही है. तो उसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि जो 1,000 यूरो अलायंस बैंक में है वो स्टेट करते हैं कि जो कंपनी का रियल इंटेंशन था. तो ऐसी इसमें क्या है, 10 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने डिपॉजिट करे, जिसकी वजह से पता चलता है कि उनका रियल इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप में आने का. तो रियल इंटेंशन किससे पता चल रहा है, डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10 lakhs इन द बैंक. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. जो हमारे ये केसेस हैं हमें ये बहुत अच्छे से करने हैं, इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. 3-3, 2-2 केसेस हैं हर एक चैप्टर में, उन्हें ध्यान से पढ़ना है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Sheena was a builder. She constructed a shopping complex at the behest of the district collector on government land and gave shops on lease to earn revenue. Ajit took a shop on rent and promised to pay 5% commission above the rent. However, later on, he refused to pay the commission. Sheena sued Ajit for breach of contract. Choose the best option. A. Ajit is liable to pay as it was a valid contract. B. Ajit is not liable to pay as consideration was missing in this particular promise. C. Ajit is not liable to pay as this was not a valid offer. D. Ajit is liable to pay as Sheena is related to the district collector.
तो ये क्वेश्चन हमारा कौन से केस से रिलेटेड है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्डियो। उसमें भी ऐसी था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसको शॉप कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था और जिसको दिया था उसने 5% कमीशन बोला था कि जो भी मैं कमाऊंगा उसका 5% कमीशन दूंगा, लेकिन वो नहीं देता। तो फिर तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है प्लेंटिफ के एक्शन को कि जो डिफेंडेंट ने शॉप बनाई थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई थी, ना कि उसकी खुद की डिज़ायर थी। तो यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन मिसिंग है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत इज नॉट लायबल टू पे एज कंसिडरेशन वॉज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस, और वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud or mistake, then the agreement becomes A void, B enforceable, C illegal, D voidable for the person whose consent is not free। अब कोई भी कंसेंट फ्री नहीं है या किसी भी फ्रॉड से ली गई है तो वो वॉइड है, लेकिन अब यहाँ पे सारे ऐसे हमें बताए जा रहे हैं, वॉइड भी एक मतलब इलीगल भी वही बात होती है, लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन ने कंसेंट, जिस पर्सन की कंसेंट फ्री नहीं है उसके लिए वॉइडेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉइडेबल फॉर द पर्सन हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, मतलब उस पर्सन के लिए होगा अवॉइडेबल जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, विच लॉ एक्ट गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया? ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सी इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट 1994, डी इंटेलेक्चुअल एक्ट। ये तो सीधे सीधा आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 10th, an agreement that is enforceable by law is a enforceable acceptance, B accepted offer, C approved promise, D contract। तो जो एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्स मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑफर देते हैं किसी को और वो एक्सेप्ट कर लेता है उस वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये एक बात भी है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो यही बात है, ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज, मतलब यहाँ पे हमें ऑफर की जो डेफिनेशन सेक्शन 2A में है वो बतानी है। ए कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बी सजेशन by one person to another, C one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things, D none of the above। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधा पता चल रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑफर क्या होता है? जब हम किसी और को बोलते हैं और दूसरा बंदा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, वो एक्सेप्ट बाद में करता है। तो पहले तो ऑफर देते हैं ना, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, contract without consideration made in writing and registered and made on account of natural love and affection is void, voidable, valid, unenforceable। अब जैसे कि हमें पता है कि विदाउट कंसिडरेशन मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होती वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती और वो, जैसे अब किसी के पापा अपने बेटे को या बेटी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वैलिड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वैलिड। जो वैसे और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कंसिडरेशन मस्ट होना चाहिए, लेकिन जो और नेचुरल लव और अफेक्शन से, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन से जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए डिस्चार्ज, बी डैमेजेस, सी परफॉर्मेंस, डी प्रॉमिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज करने मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो डिस्चार्ज करने के भी बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं, जैसे कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने अपने बुक में कुछ डिस्चार्ज के तरीके पढ़े हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
if the contract is not performed within the specified time and the other party does not resort to any action within the limitation period, then he is deprived of his remedy and the contract gets A. Discharge by performance, discharge by agreement or consent, discharge by impossibility of performance, discharge by lapse of time. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सीधे सीधा पता चल रहा है टाइम की बात हो रही है, तो डिस्चार्ज भी कैसे होगा, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की बातें चल रही हैं। तो टाइम जो होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जिसकी वजह से टाइम कुछ टाइम दिया होता है, उस टाइम तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब उसकी जो प्रोमिसेस होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है या वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to breach is called A. consideration, B. damages, C. promise और D. consent। तो जो मॉनिटरी कंपनसेशन देता है कोर्ट अफेक्टेड पार्टी को, जो उसका लॉस या इंजरी हो जाती है जब कोई दूसरी पार्टी उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते, तो उसको बोलते हैं हम डैमेजेस। डैमेजेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस बाय द कोर्ट इज टू पुट the injured party in the same position as he would have been if the contract had not been breached। और जो ये हमारा अवॉर्डिंग डैमेजेस का जो देने का वो है, वो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन चीज़ है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।